करवा दूँ आपको। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हाफिज़ मोहम्मद जुनैद, और 17 स्केल में मेरी जॉब चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह एज ए लेक्चरर मेरे अपने ही इलाके में काना डिग्री कॉलेज में। तो इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रॉपर तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंग्लिश के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं, और खुसूसन मेरी जो मतलब प्रॉपर तरीके से जो क्लासेज जो चल रही हैं, समझ लें कि जी वो CSS के ऊपर भी हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो इंग्लिश के हवाले से काफ़ी स्ट्रगल चलती हैं। तो चूंकि आपकी ये जो क्लास है वो स्पेशली जो PPSC और FPSC के हवाले से है, तो इसमें जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं आप तमाम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ना मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी पंक्चुअलिटी को और अपनी कंसिस्टेंसी को जो है ना वो बरकरार रखेंगे, क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स जो है ना वो कामयाब होते हैं कि जो प्रॉपर तरीके से अपनी जो क्लासेस को मेंटेन रखते हैं और अपनी जो है पंक्चुअलिटी को प्रॉपर तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और जितने भी जो लेक्चर्स हैं उनको सही तरीके से नोट डाउन करते हैं और उनको तैयार करते हैं पेपर्स के लिए, तो डेफिनेटली वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कामयाब होते हैं। तो चलें अब हम इंशाल्लाह अपनी जो है ना प्रॉपर तरीके से क्लासेस का आगाज़ करेंगे। चूँकि आज मैं एक तो नेट का जो मेरे लिए मसला था, वरना मेरी कोशिश ये थी कि मैं व्हाइट बोर्ड को यूज़ करता हूँ। तो ऑन द स्पॉट मैंने ये आपके लिए जो है ना कुछ छोटे से वो नोट्स बनानी है आज। तो इंशाल्लाह आगे क्लासेस हुआ करेंगी, मैं व्हाइट बोर्ड को यूज़ किया करूँगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उसको अच्छे तरीके से समझ लें, और आपको जो है ना समझने में भी, क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। तो आज तो चलें, जो क्लास हमारी जिस तरीके से कंडक्ट होने जा रही है उसको आपने अच्छे तरीके से तो उसको अटेंड करना है, और जो क्वेश्चंस आपके होंगे उनको अपने पेजेस पर लिख लीजिएगा, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपके जो है वो क्वेश्चंस को सुनूंगा और उसके बाद मैं आपको आंसर भी करूंगा। सो चलें जी, अब हम अपना जो लेक्चर वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप तमाम स्टूडेंट जो है ना ये बात जहन में रख लें कि जब भी आपने क्लास लेनी है तो आपके हाथ में एक जो है ना वो रजिस्टर एक अच्छा होना चाहिए और एक पेंसिल होनी चाहिए, मार्कर अपने पास रखें। तो जो पॉइंट्स भी मतलब जो है वो डिस्कस होंगे तो उनको आपने अच्छे तरीके से लिखते जाना है। इंग्लिश की जो आउटलाइन है, इसमें जो PPSC और FPSC की जो मतलब जो समझ लें कि जो कमीशन जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपके टेंसेस होते हैं। देन आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो होते हैं। उसके बाद नरेशन एक टॉपिक है जिसमें आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं। कमीशन जो है वो उससे मुतालिक काफ़ी सवाल पूछता है। फिर उसके बाद इसकी जो आउटलाइन है उसमें आपके जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उसका एक टॉपिक है। फिर उसके साथ साथ एक एनालॉजीज का एक टॉपिक है जिसमें जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। फिर इसके साथ साथ इसमें कुछ इडियम्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से उनके जो मार्क्स वो कट जाते हैं। और एक इसमें फ्रेजल वर्ब का जो क्वेश्चन है जिसमें यानी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का कौन सा यूज करना है, तो वो भी मतलब वो कमीशन वो पूछता है। तो ये बेसिकली तकरीबन इसमें 8 से 10 टॉपिक बन जाते हैं इंग्लिश के, जिनसे वो क्वेश्चन पूछता है। तो हर पेपर में कम से कम जो इंग्लिश के जो सवाल आप देखते हैं पेपर में, वो 10 नंबर के होते हैं। समटाइम जो है ना वो जिस तरह ये भी लास्ट टाइम एक पेपर हुआ था सब इंस्पेक्टर को, उसमें 40 मार्क्स की इंग्लिश थी, यानी 40 नंबर के पेपर सिर्फ इंग्लिश की सब्जेक्ट में से आए हुए। कुछ स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैं उनको थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लूँ। छोटे मोटे बंदे तो फायदे करना हम कोई काम ही नहीं मेरे वास्ते, मतलब जिदा हम कोई हाउस वाइफ आया मतलब माड़ा मोटा जरा चीज मैं आया कोई काम करता है फिर तक प्यार। जरा लेट चलें जी, फायदे नजर आ रहा है सबको? ਉਹਦਾ कोई नुकसान नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। मैं चीज ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਤਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਟ ਫਾਇਦਾ ਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫਾਇਦਾ ਮਾਰਨਾ ये आप में से कौन है ਲੇਟ ਫਾਇਦਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੜ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਓ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ।
तो एक स्टूडेंट ने बता दिया करे, जब आपको जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इस हवाले से तो आप मुझे बता दिया करो। अच्छा जी, अब हम जो है ना प्रॉपर तरीके से अपना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे टेंस को, और कुछ मैंने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि लास्ट में मैंने कुछ इडियम्स डाले हैं, जो कि मेरे इंग्लिश के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह वो टेंसेस के बाद जो है ना वो 10 या 15 या 20 इडियम्स आपको इंशाल्लाह वो डेली बेसिस पे करवा दिया करूंगा, यानी जब भी हमारा लेक्चर हुआ करेगा। तो आज हम सबसे पहले जी डिस्कस करते हैं जी टेंस को। सबसे पहले आप ये समझे जी टेंस का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। टेंस बेसिकली बेटा ये होता है कि जी टेंस ड्यूरेशन को कहते हैं, टाइम को कहते हैं, पीरियड को कहते हैं। बेसिकली व्हेन वी डिस्कस अबाउट द टेंस, सो वी हैव द थ्री टाइप्स। हमारे पास तीन टाइप्स इसकी मान जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट, सेकंड हमारे पास पास्ट, और थर्ड हमारे पास है जी फ्यूचर। पास प्रेजेंट का अगर हम उर्दू में इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि जी मौजूदा जमाना, ठीक है, यानी प्रेजेंट टाइम। अगर मौजूदा जमाने में मिसाल के तौर पे कोई भी हम काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको हम क्या कहेंगे जी, प्रेजेंट टेंस है। और डेफिनेटली जो हमारे जितने भी एक्शंस जो गुजर जाते हैं तो उनको हम पास्ट कहते हैं जी, वो कि जी जमाना माजी के अंदर वो काम हुआ है। जो आने वाले जितने भी मतलब हमारे जो जो जमाना है उसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो इनिशियल यानी स्टेज पर इसकी तीन टाइप्स बन जाती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देन प्रेजेंट की आगे फिर फोर टाइप्स बन जाती हैं, पास्ट की भी आगे फोर टाइप्स बन जाती हैं, और फ्यूचर की भी आगे से फोर टाइप्स बन जाती हैं। अगर फोर को मल्टीप्लाई बाय थ्री करते हैं, मतलब तीन तीन टाइप्स की आगे चार चार सब टाइप्स बन जाए, तो टोटल हमारे पास ये 12 टाइप्स बन जाती हैं। प्रेजेंट की भी चार, पास्ट की भी चार, और फ्यूचर की भी चार। तो टेंस बेसिकली आपका जो है ना वो ऐसे सेंटेंस को शो करता है कि जिसमें आपके एक्टिव वॉइस भी होते हैं और पैसिव वॉइस भी होते हैं। तो अब हम आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में से आज हम प्रेजेंट के जो चारों टेंस हैं उनके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है ना वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट टेंस समझ में आ जाए। प्रेजेंट टेंस का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया जी, ये कि ये पास्ट सॉरी ये प्रेजेंट टेंस यानी मौजूदा जमाने को कहते हैं। इसमें हमारे पास जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सबसे पहले। इसको इनडिफाइनाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम डिफाइन नहीं, सो देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ टाइम, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द टास्क। इसमें ना तो टाइम डिफाइन होता है, ना कोई काम की एक हद होती है, कोई डिफाइन नहीं होता कि जी इतनी देर तक ये काम होना है। इसमें एक रूटीन बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं, जिसको हम उर्दू में कुछ यूं समझ लेते हैं कि जी जिस तरह हम किसी भी सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं कि जी वो ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं, तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो मैंने सबसे पहले फार्मूलाज को लिखा है, फिर उसके नीचे उनकी एक मतलब एग्जाम्पल लिखी है, और इस तरीके से जो है ना वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे जी फॉर्मूलाज में से हमारा जो सबसे पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है। एक से पहले फॉर्मूला ये है कि जब आप उर्दू में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को लिखना है, यानी एस से मीन सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये आपने ध्यान से नोट डाउन कर लेना है कि जी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर दैट आपने क्या करना है जी, आपका जो सेंटेंस के अंदर जो यानी ऑब्जेक्ट होता है उसको आपने लास्ट में लिखना है। तो ये अंग्रेजी का फिक्स रूल है कि जब भी आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। दरमियान में आपके जो वर्ब है वो चेंज होता है, तो इसके अंदर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, वर्ब की फोर फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड भी, थर्ड भी है, फोर भी। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जी वो ये सवाल भी आ जाता है जी, अगर सब्जेक्ट हमारा जो है ना डेफिनेटली सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है जी, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो उसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा करना है। यानी जो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे उस फर्स्ट फॉर्म के आखिरी लेटर में आपने ईएस या एस का इस्तेमाल करना है। ईएस आपने तब इस्तेमाल करना है कि जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में देखते हैं कि कोई एस आ जाता है, या डबल एस आ जाता है, या सिंपली आपका जी एक्स आ जाता है, या सी एच आ जाता है, एस एच आ जाता है। इस तरह के कुछ लेटर्स हैं, अगर वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट लेटर में आ जाते हैं और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ आप ईएस का इजाफा करते हैं। यस, अगर ये नहीं आते इस तरह के लेटर्स, तो फिर सिंपली आपने क्या कर देना जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उसका इस्तेमाल करना, और उसके साथ आपने सिर्फ एस लगाना है, ईएस नहीं लगाना, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है,
ठीक है, यानी ज्यादा है। सिंगुलर में तो आपके आ जाते हैं ही, शी, इट, या कोई अली या आयशा, सिंगुलर, ये सब सिंगुलर कहलाते हैं। और अगर आपके सब्जेक्ट में आ जाता है जी आए है, आए आ जाता है, या वी आ जाता है, या यू आ जाता है, दे आ जाता है, या मिसाल के तौर पर कोई प्लूरल नाउन आ जाता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हाँ, इसी तरीके से फार्मर्स, पीपल, ये सारे क्या है, ये प्लूरल नाउन है। इनके साथ आपने एस भी नहीं लगाना, ना ईएस लगाना, जस्ट आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। कुछ स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैं उनको पहले ज्वाइन कर लूँ, फिर उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿੰਨੀ ਗੈਲਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਖੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੜਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ तो मिल जाता था ही नहीं बैठ उधर करती हो इतने मैं बैठ ताही इधर ही ताली का आया कोई पता नहीं हमारे। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर यानी ही, शी, इट में से, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है और उसमें एस और एस का इजाफा करना है। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, या वी है, या यू है, या दे है, या जमा कोई प्लूरल नाउन आ जाता है, तो उसके साथ आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना, उसमें एस और एस नहीं लगाना। ये वो बेसिक बातें जो आपको मेरे ख्याल से सबको आइडिया होगा, क्योंकि ये सारी 9th-10th लेवल की चीजें, तो मेरे ख्याल से हमें इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ हमने क्या करना है, डू नोट और डज नोट का इस्तेमाल करना है। डज नोट हम इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट के साथ, और डू नोट का हम इस्तेमाल करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ। और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और एट दी एंड हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा नहीं हुआ, आप लिख लें, ऑब्जेक्ट हमने आखिर में लगा देना है। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं बेटा, एक आपका होता है कि स्मॉल इंट्रोगेटिव, एक होता है कैपिटल इंट्रोगेटिव। जो आपका स्मॉल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें डू और डज। फॉर एग्जांपल आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो आप इसमें डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आपने डज लगा देना है, और जो आपका प्लूरल है आई और वी है, तो उसमें आपने डू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट लगा देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और एट द एंड आपने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ताकि ये पता लग जाए कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना एक होता है कैपिटल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका मतलब होता है जी बड़ा सवालिया। अगर तो आप यूं कहना चाहते हैं जी क्या हामिद जो है ना वो कुरान पाक की तिलावत करता है, तो आप सिंपली क्या यूज करेंगे, डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कहते हैं जी हम कैसे यानी कब हामिद जो है ना कुरान पाक की तिलावत करता है, तो फिर आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे और डू और डज उसके बाद लगाएंगे। तो उसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले आपने WH फैमिली में से जिस तरह का आपका क्वेश्चन होगा उसी लिहाज से आपने उसका इंट्रोगेटिव लेटर में क्वेश्चन मार्क लगा देना, सॉरी क्वेश्चन वाला वर्ड आपने इस्तेमाल करना है। वैन का इस्तेमाल करेंगे, या हु का इस्तेमाल करेंगे, वाई का इस्तेमाल करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको क्वेश्चन उस हिसाब से आपने उसमें लगा देना। अच्छा, WH फैमिली, उसके बाद आपने डू और डज का इस्तेमाल, देन आप क्या करेंगे जी उसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जब आप डू और डज का इस्तेमाल करते हैं ना, यानी जिस तरह फॉर एग्जांपल नेगेटिव में आपने डज नोट और डू नोट इस्तेमाल किया, तो जब आपने डज इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोबारा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं लगाना। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आप डज का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर दोबारा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका डज के साथ लग चुका होगा। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाती है कि सबसे पहला हमारा सेंटेंस है जी हामिद रिसाइट्स होली कुरान। अब इस सेंटेंस को आप गौर से देखें कि हामिद हमारे पास सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। रिसाइट का मतलब होता है जी कुरान पाक की तिलावत करना, तो रिसाइट के साथ मैंने देखे एस लगाया हुआ है, ठीक है। रिसाइट RECITE, ये इसके ओरिजिनल मतलब स्पेलिंग है, तो मैंने एंड पे क्या लगा दी जी, एस लगा दी। हामिद रिसाइट्स ऑन होली कुरान, हामिद जो है ना कुरान पाक की तिलावत करता है। देन हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, हामिद डज नॉट रिसाइट होली कुरान। तो इसमें क्या होगा जी, आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं जी, डज। और इसमें ना ये जो एस लगाया हुआ है, तो इसको कट करते हैं नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव के अंदर भी, ठीक है। वो एस लिखा गया जल्दी में ना, क्योंकि वो कट करके लिखा था, तो इसीलिए। तो आपने क्या करना है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज हामिद रिसाइट होली कुरान, इसमें एस लगा हुआ, इसको कट कर दीजिएगा आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो डज हामिद रिसाइट होली कुरान, एट द एंड आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है। अगर मिसाल के तौर पे आपने कैपिटल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है जी, हामिद कब कुरान पाक की तिलावत करता है, तो आपने वैन लगा देना है, उसके बाद डज का इस्तेमाल करना है, फिर हामिद फिर रिसाइट और द होली कुरान।
आगे आ जाते हैं जी हमारे पास जो ये तो हमारा था सिंपल जो पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस सर। चलें जी, आगे हमारे पास जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये सबको समझ में आ गया ऊपर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? यस सर। ओके जी, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसको सबसे पहले आप इस टाइटल को समझें। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, यानी मुसलसल जारी, और टेंस का मतलब जमाना, यानी ऐसा वो जमाना कि जिसमें कोई भी काम किया जाए और वो काम स्टार्ट हुआ हो और अभी वो कंप्लीट ना हुआ और लगातार चल रहा हो, उसको हम कहते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी की तरह जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया जी, हर सेंटेंस का या तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो पॉजिटिव का फार्मूला इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी के फॉर्म का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप जुमले में लिखेंगे जी सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल है ज्यादा के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी सबके साथ, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है ना फॉर एग्जांपल सिंगुलर है तो उसके साथ आपने इज का इस्तेमाल करना है, ही और शी और इट के साथ। और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ आपने हेल्प एम यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट वी है या यू है या दे है, ये ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एस लगा कर जमा, तो उसके साथ आप यूज करेंगे आर का, ना कि इज का। समझ रहे हैं बात को? इसी तरीके से जब नेगेटिव सेंटेंस इसको आप चेंज करेंगे तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपने इज एम आर, फिर उसके बाद आपने नॉट, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट पॉजिटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए आपने नोट लगा देना है इज एम आर के बाद। फिर उसके बाद आज आपका आ जाता है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको कहते हैं जी सवालिया। इसमें आपने करना ही है कि यानी हेल्पिंग वर्ब जो है ना आपके जो है जुमले के शुरू में आ जाएंगे इज एम आर, उसके बाद आपने क्या करना है जी सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ सॉरी आप लिख लीजिएगा, इज एम आर के बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, देन आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। इस तरीके से मतलब जो है ना आपके ये जो है ना फार्मूलाज हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब आप ये एग्जांपल्स देखें कि ही इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, इस वजह से मैंने इसके साथ क्या लगाया जी इज लगाया, और टीचिंग हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, और द स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ही इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी मुसलसल वो स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, यानी वो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। अगर इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही इज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो इन दिस सेंटेंस के नोट हमारे पास जो है ना वो नेगेटिव है, और बाकी आपका जो है ना फॉर्मेट वही है। और जब आप इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे जी, आप इसको जो है ना शुरू में लगा देंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट ही और टीचिंग, और उसके बाद आपका द स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, और एट द एंड आपने क्या करना है जी क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जी हाउ इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ओके जी। अच्छा, अब इसमें ना हमने करना ये है कि ये हम डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल्स को, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका ये है कि इज एम आर को आप शुरू में रखें, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएं, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाले फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसा कि इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इज ही टीचिंग द स्टूडेंट्स, कि क्या वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये है। तो इसको हमने शुरू में लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, और देन हमने ऑब्जेक्ट लगा दिए। ये तो हमारा स्मॉल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हमारा कैपिटल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, आप डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड कोई भी यानी जिस तरह व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, हु का इस्तेमाल हम करते हैं, वाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको आपने पहले रखना है। उसके बाद आपने स्मॉल इंट्रोगेटिव यानी जो आपके हेल्पिंग वर्ब है उनको रखना है, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट को लगाना है। जिस तरह हाउ हमारा कैपिटल इंट्रोगेटिव,
इस हमारा स्मॉल इंट्रोगेटिव, और उसके बाद आपका ही ये सब्जेक्ट हो गया, टीचिंग आपकी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हो गई, और द स्टूडेंट्स जो है आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जनाब ये हमारा जो है ना कैपिटल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे जी पॉजिटिव सेंटेंस को, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। फिर उसके बाद आप आ जाइए थर्ड नंबर पे, एक प्रेजेंट की जो ना फॉर्मेशन होती है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है जी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली बेटा आपका ये होता है कि आप यानी जिस तरह फॉर एग्जांपल एक काम स्टार्ट हुआ है ना, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, तो सॉरी कंप्लीट नहीं, एक सेंटेंस, एक आप सेंटेंस जिस तरह आप देखते हैं कोई एक्शन आपने स्टार्ट किया और वो कंप्लीट हो गया है, उसको हम क्या कहते हैं जी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, काम शुरू किया और वो कंप्लीट भी हो गया, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, उर्दू में जिस तरह आप देखते हैं कि जी हम जिस तरह कहते हैं ना कि जी वो काम कर चुके हैं, वो मजमून लिख चुके हैं, वो अपने पेपर की तैयारी कर चुके हैं, वो एग्जाम दे चुके हैं, वो पास हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके फार्मूलाज की तरफ। सबसे पहले आप देखें जी पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का फार्मूला क्या है, कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद आपने हैज एंड हैव का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद आपने की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और फिर उसके बाद आपकी जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर ही से पहले ऑब्जेक्ट लगाएं, फिर उसके बाद हैज और हैव के बाद नोट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट हैज एंड हैव नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका कार क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका कार बेटा ये है कि आपने जो लगाए और फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी? वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपने, तो ये तीन फार्मूलाज हमारे हो गए समझ लें। कमीशन क्या करता है जी? हैज और हैव के हवाले से सेंटेंस लिखा होता है वो किस क्वेश्चन, तो आपने ये समझना है कि अगर तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आपने हैव का इस्तेमाल करना है। जो प्रोनाउन है यानी जिस तरह ही है, शी है और इट चल रही है। है, इन सब के साथ आपने हैज का इस्तेमाल करना है। और तो ये हमारे फार्मूला से ही हैज पास द एग्जाम, कि वो इम्तिहान को पास कर चुका है। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए कि ही हमारे पास सब्जेक्ट है और हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ही चूंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए हमने इसके साथ हैज का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पर ये होता कि वो इम्तिहान को पास कर चुके हैं तो फिर यहाँ पर हैज होता या हैव होता? डेफिनेटली यहाँ पर हैव होता, क्योंकि दे हमारा क्या है? जमा है। तो ही हैज पास द एग्जाम, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। हैज के बाद मैंने नोट लगा दिया चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और पास ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद आपका एग्जाम आ गया। थर्ड नंबर पे हमारा जी स्मॉल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको पहले ही बताया स्मॉल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका ये है कि जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो ना, उसको आपने सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिख देना है। तो हैज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, पास्ट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, और द एग्जाम ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हैज ही पास द एग्जाम, तो मतलब क्या हुआ? क्या वो इम्तिहान को पास कर चुका है? ये है। अच्छा, दूसरे जो हमारा चौथा जो सेंटेंस है व्हेन हैज ही पास द एग्जाम, ये आपका जी कैपिटल इंट्रोगेटिव है। ये व्हेन जो है ना ये आपका कैपिटल इंट्रोगेटिव है। WH फैमिली से कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है तो उसको आपने हैज लगाया, फिर उसके बाद ही लगा दिए पास द एग्जाम। कमीशन आपका सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हवाले से भी सवाल पूछ रहे थे, ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं जी हमारा जो लास्ट जो यानी प्रेजेंट का जो लास्ट टेंस है वो है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसको आपने समझना है कि आप समझ रहे हो कंटीन्यूअस टेंस आगे, तो इसमें और उसमें क्या फर्क होगा? तो बेटा फर्क ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस जो है तो उसमें दो तरह के टाइम होते हैं। या तो वो आपका टाइम फिक्स होता है, कैलेंडर वाला टाइम होता है, जिस तरह आप कहते हैं सुबह, शाम, रात, जुलाई, इतवार वगैरह। तो जब आप कैलेंडर वाला टाइम यूज करते हैं तो उसको कहते हैं फिक्स टाइम। और कुछ टाइम ऐसे आपके होते हैं कि जो कैलेंडर वाले टाइम में नहीं आते, फिक्स टाइम नहीं होते। जिस तरह आप कहते हैं कि जी मैं 2 घंटे से पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, हम 10 साल से जो है ना पाकिस्तान रह रहे हैं, हम जो है मतलब जो है ना कि 5 मिनट से जो है ना वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये 5 मिनट, 2 घंटे, 10 साल, ये कोई प्रॉपर ये जो है ना टाइम नहीं है कि जी कब से कब तक। अब 10 साल तो कोई भी हो सकते है ना, 1980 से 90 तक भी हो सकते हैं, 2010 से 20 तक कि जी 2010 से 20 तक हम पाकिस्तान रह रहे हैं। या इस तरह हम कहें कि बात करेंगे तो ये तो आपका बेटा ये फिक्स टाइम होगा सिंस 1980 टू 9। इसमें ना बेसिकली टाइम का इस्तेमाल होता है। अब वो टाइम दो तरह का होता है। हम आप फार्मूलाज को पढ़ेंगे तो देखते हैं कि आपने जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने हेल्प में इस्तेमाल करना है हैज बीन और हैव बीन को, हैज बीन एंड हैव बीन को। फिर उसके बाद आपने वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल है, और फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। आखिर में आपने सिंस और फॉर लगाना है। ठीक है, अच्छा अब सिंस में फर्क ये है कि जो आपका लिख लें आप ये कि कैलेंडर वाला जो टाइम है उसमें आपने सिंस इस्तेमाल करना है, और जो आपका नॉट फिक्स टाइम है जिसमें कोई फिक्सिंग नहीं होती तो उसमें आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और हैज बीन और हैव बीन का मैंने ऊपर भी डिफरेंस समझा दिया है। हैज बीन आप यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, और हैव का आप इस्तेमाल करेंगे प्लूरल के साथ। यानी ही, शी, इट के साथ आप हैज बीन, और आई, वी, यू, दे के साथ आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि आपका इसमें डबल वो आया ना, क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, तो हैज बीन के दरमियान में नॉट लगा देंगे, और हैव बीन के दरमियान हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपके सिंस या फॉर। फिर उसके बाद जी फिर उसके बाद आपका फिर सिंस और फॉर आ जाएगा, और एट द एंड आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसमें लिख लें आप, ये इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना था, वो लगाया नहीं मैंने, लिखा नहीं हुआ, तो आप लगा लेंगे। ठीक, टेंसेस देखें। अली हैज बीन अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा है। इसमें जो मॉर्निंग का ये नेचुरल टाइम है और ये फिक्स टाइम है। नेचर के जितने भी टाइम है वो फिक्स है। अगर वो आप यूं कहते कि अली हैज बीन प्रिपेयरिंग हिज टेस्ट सिंस लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात से वो तैयारी कर रहा है, तो लास्ट नाइट भी आपका एक फिक्स टाइम है। इसी तरीके से तैयारी कर रहा है तो सिंस मंडे आप कह सकते थे। आप 10 मिनट से पेपर की तैयारी कर टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो आप क्या कहते हैं, अली हैज बीन प्रिपेयरिंग हिज टेस्ट फॉर 10 मिनट्स फॉर 2 आवर्स। 10 मिनट से अगर तैयारी कर रहा है तो फॉर 10 मिनट्स, और कई दिनों से तैयारी कर रहा है फॉर मेनी डेज। तो इस तरीके से जो है ना कई दिन, कई हफ्ते, और मतलब घंटे, महीने, कई साल। ठीक है, आप क्या लगाते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इनके दरमियान नोट लगा देंगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर उसके बाद जी आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तैयारी कर रहा है सुबह से, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये कैपिटल स्मॉल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्मॉल का क्या मतलब होता है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आप शुरू में लगा देते हैं। और कैपिटल इंट्रोगेटिव में व्हाई हैज अली बीन प्रिपेयरिंग टेस्ट सिंस मॉर्निंग, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा, लिखा नहीं हो तो क्वेश्चन मार्क लगा लिया कि क्यों अली जो है ना वो अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा है सुबह से। तो ये आपका कैपिटल इंट्रोगेटिव हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है ना अच्छे तरीके से फार्मूला जो है ना समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने हर फार्मूला के साथ जो है एग्जांपल्स भी लिखी हुई है, और आपको जो है ना समझाने की कोशिश भी की है। तो आप मुझे एक दफ़ा बता दें कि आपको ये समझ में आ गया है।
तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो टेंस के हवाले से, प्रेजेंट के जितने भी टेंस हमने डिस्कस किए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बेटा। सर आपने हेलो। कैलेंडर का कहा है, अब 10 बजे या 2 बजे, ये सर इसके साथ सेंस लगेगा फार लगेगा? हालांकि ये कैलेंडर है और आपने कहा कैलेंडर। सीन से लगेगा बेटा, सीन। सीन। अच्छा जी सेंस। जी। कैलेंडर से मुराद जो फिक्स टाइम है, सिंस 2 PM, सिंस 10 AM, उसमें आपने को लिखना पड़ेगा। PM और AM के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। सर एक इसमें होता है 1 बजे से वो, या 2 बजे से, जी जी। उसके साथ सर। तो आप लिखिएगा। बोले। सर उसके साथ सेंस लगेगा फार लगेगा? सीन्स लगेगा, सीन्स। बेटा जो आपका घड़ी का टाइम है ना, जो फिक्स टाइम है, उसके साथ आपने सीन्स का यूज करना है। जो आप कहते हो ना, मिसाल के तौर पे मैं 1 दिन से या 2 दिन से तैयारी कर रहा हूँ, उसमें आप ये नहीं बता रहे कि इस हफ्ते के 1 दिन का यस ये आपका फिक्स होता है, इसके साथ आप सीन्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर। आप तमाम स्टूडेंट्स जितने क्लास के अंदर मौजूद हैं, आप सबके पास रजिस्टर्स मौजूद हैं। जी। यस सर। ये बैठा हुआ हूँ, तो आप ना मुझे देख रहे हैं, तो इसके लिए ना, वो चूंकि हमारे भी नहीं है, तो मैं आपके सामने होता तो मैं डेफिनेटली आपको जो है ना वो अच्छे तरीके से और मजीद चीजें डिस्कस करता। लेकिन चूंकि मैंने कोशिश की आपको जो है ना वो पॉइंट्स क्लियर करने की, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको आपके पास एक तो रजिस्टर और पेंसिल, ये बहुत जरूरी है, इनमें आपने पॉइंट्स नोट करने हैं। अगर आप लेक्चर सुनते जाएंगे ना, उसका फायदा आपको कोई नहीं होना, ये समझ लें। फॉर अ बीइंग टाइम आपको चीजें दिमाग में बैठेंगे, फिर निकल जाएंगी। आपने यहाँ जो है ना कोशिश ये करनी है कि एक एक चीज को अच्छे तरीके से आपने नोट डाउन करते जाना है। समझ रहे हैं बात को, कि कोई भी पॉइंट आपके जो है ना सामने आ रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से नोट करें, और फिर उसके बाद जो है ना आप यानी एक एक चीज को आप देखते जाएं। समझाना जरूरी है, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप उसको हाईलाइट करके जो है ना मुझे बताएं जनाब के जी, मैंने मुझे ये समझ में नहीं आया। तो अब हम चूंकि हम डिस्कस कर रहे थे जो ना टेंसेस को, तो उसमें हमने हर चीज को अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली है। और चूंकि मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना एक वो बना के सेंड भी करूंगा, कुछ MCQs वगैरह मजीद, जो पेपर से रेलेवेंट होंगे इंशाल्लाह, तो आपने उनको भी देख लेना है, ताकि आपके मजीद क्लेरिफिकेशन हो जाए। अब हम आ जाते हैं जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ईडीएम्स। मैंने जैसा आपको बोला था कि टेंसेस के साथ ग्रामर का कोई भी टॉपिक होगा, उसके साथ साथ मैंने ये ईडीएम्स भी साथ साथ चलाने हैं, ताकि आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, समझ लें इनको सबसे। ऑफ द स्पॉन्ज, ठीक है, कि जिस स्पंज को फेंक देना, थ्रो ऑफ कर देना। इसका मतलब क्या है? स्पंज आपने देखा होगा, जिस तरह ये मिस्त्री के पास वो एक, मतलब स्पंज को फेव अप कॉन्टेस्ट, यानी जो आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कोई लड़ाई कर रहे हैं या किसी, आप क्या करते थे, सरेंडर कर देते हो, वहां पर ये इस्तेमाल होता है थ्रो अप escape, हेयर ब्रेथ escape। इसका मतलब होता है जी बाल बाल बचना। जिस तरह बंदा कहता है जी मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, तो अचानक गाड़ी आई, बड़ी मुश्किल से मैं बचा, अचानक से मैं बचा, तो हेयर ब्रेथ escape, यानी बाल बराबर, हेयर का मतलब बच निकलना, बाल बराबर, यानी कि जहां पर कोई चांस ही ना बन हो, वहां पर भी आप बच जाते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं नैरो स्कैप, मतलब तंग गली से गुजर जाना, बहुत यानी कि कम चांसेस में आप बच जाते हैं। थर्ड इडियम हमारे पास ये एड फ्यूल टू फायर, ठीक है, एड फ्यूल टू फायर। देखने से समझ में आ रहा है कि मतलब, ठीक है, जलती आग पर तेल का छिड़काव कर देना। मकसद ये है कि मजीद जो है ना शिद्दत, परेशानी की तकलीफ को जो है ना मजीद बढ़ा देना। तो एड फ्यूल टू फायर। नंबर 4, टू बी ओल्ड एज हिल्स, इतना पुराना, इतना के पहाड़ियां, तो मतलब ये पहाड़ी तो बहुत पुरानी है, कब से चल रही है, जब से अल्लाह ने जमीन को बनाया तब से चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस तरह कहते हैं ना कि यार, कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी जगह है, समझ आ गई, इस तरीके से हम कहते हैं, बड़े कदीम दौर की है जमाना,
मतलब जो है ना वाओ इजदाद से पहले की है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं इडियम टू बी ओल्ड एज हिल्स। तो उसका मतलब क्या होता है? टू बी वेरी एंशियंट। अच्छा, पेपर में ना आपको कोई भी ये नहीं कहता कि जिन इडियम्स को आप सेंटेंस में यूज करें, आपने जस्ट इनका मीनिंग समझना होता है। अगर आपको मीनिंग अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो चार ऑप्शन में से एक को टिक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कोई नंबर 5 हमारे पास है हार्ड नट टू क्रेक। हार्ड नट टू क्रेक का मतलब क्या होता है जी? कि हार्ड मतलब सख्त, नट नट जो बनी होती है, क्रेक मतलब उसको तोड़ना। यानी अब यानी एक नट है ना, नट कोई आप हीरा लगा देते हैं तो उसको यानी कि तोड़ना खोलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मुश्किल काम, हार्ड नट टू क्रैक। तो इसमें चार ऑप्शन होंगे, तो एक में लिखा हुआ होगा डिफिकल्ट टास्क या डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बहुत मुश्किल मसला है, संजीदा मसला है, तो आप यूज करते हैं हार्ड नट टू क्रैक। उसके बाद ये नंबर 6 हमारे पास एट स्टैक। स्टैक कहते हैं जी तख्त को, तख्ते पर मतलब खतरे में होना। जिस तरह आप फांसी का जो ना वो घाट नहीं बना होता, वहां जिसको हम कहते हैं शेम्बल गैट, ठीक है, स्टैक, वहां पर एक वर्ड यूज होता है शेम्बल स्टैक, यानी घाट, मरण घाट। तो स्टैक का मतलब क्या होता है? तख्ते पर होना, खतरे में होना, इन डेंजर। व्हील एंड वो, व्हील का मतलब होता है खुशी, प्रोस्पेरिटी खुशहाली, और वो का मतलब होता है परेशानी, ठीक है। तो इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, व्हील एंड वो यानी इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। फिर उसके बाद ये हमारा नंबर 8 पे आ जाता है जी बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है अहम मसला, बहुत ही अहम मसला है, बहुत ही संजीदा मसला है, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टी लिखा हुआ उसमें, टी लगाना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन ये ना बेटा मैं वो करवा रहा हूँ आपको ज्यादातर कि जो आपके पीपीएससी या एफपीएससी का यानी जो है ना ये आ चुके हैं पेपर में ना, ठीक है। ज्यादातर मेरी कोशिश वही होगी जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इडियम्स हैं मैं उनको करवाऊँ, ठीक है। तो ये वो जो है ना इसको यानी हर 2-3 दिन के बाद इनको आप रिवाइज करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना ये नहीं बोलेंगे। आप इन्हें कम से कम इनके मीनिंग आपको जो है ना आने चाहिए। पेपर में जब भी आपके सामने कोई इनमें से कोई एक भी इडियम आएगा तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो वहां पर उसको राइट आंसर को टिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद जी हमारे पास नंबर 9 पे जी अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा का मतलब होता है बिगनिंग, ठीक है ना, अल्फा एंड ओमेगा यानी शुरू से, एंड ओमेगा का मतलब होता है जी एंड। तो अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या? बिगनिंग एंड एंड, शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है। लास्ट हमारा जी स्केप गॉट। स्कैप गॉट इसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज मेड टू सफर फॉर मिसडीड ऑफ एनम, उसको हम कहते हैं स्कैप गोट। गलती किसी और की वो अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है। तो स्कैप गोट दूसरे का जो है ना वो गलती होता है तो वो उसको जो है ना फेस कर रहा होता है, उससे इत्तला लेता है, तो उसके लिए हम कहते हैं ये स्कैप गोट, ठीक है। तो ये हमारे जो ना आज के वो 10 इडियम्स थे, इनके मीनिंग्स मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिए। अब इन 10 इडियम्स में से अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप प्लीज मुझसे पूछ लें, तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह क्लास को वाइंड अप करते हैं जी। सर 7वें और 8वें को दोबारा क्लियर कीजिएगा। जी, 7वां और 8वां, एक व्हील बेटा, व्हील का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी खुशहाली, और वो का मतलब होता है परेशानी, ठीक है ना। तो व्हील एंड वो का मतलब होता है इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, खुशहाली और बदहाली, ठीक है, उसको उसके लिए यूज होता है। नंबर 7 और 9 8 सर 8। अच्छा 8। अब बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है एक संजीदा मसला, अहम मसला, एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी इज अ बर्निंग क्वेश्चन। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए इनको जो है ना ओवरकम करना इन्फ्लेशन को, सो ये हमारे लिए इस तरह हम इसको जो यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब ये अहम मसला जी, इसको जो है ना पहले जिसको पहले डिस्कस करना चाहिए और इसका हल जो है ना बहुत जरूरी है, तो वहां पर इसको यूज करते हैं बर्निंग क्वेश्चन को। उभरता हुआ मसला, बर्न का मतलब होता है जलना। तो लफ्स लफ्स के ऊपर गौर करेंगे ना तो मेरे ख्याल से आपको आधी बात तो वहीं पर समझ में आ जाती है। अब इस तरह आपका ये एडीएम नंबर 2 है, हेयर ब्रेथ्स एस्केप। अब बंदा जो है ना फर्स्ट टाइम जिसने इसको देखा होगा ना वो तो परेशान होगा, क्या मतलब इसका हो सकता है। लफ्स के ऊपर गौर करें, देखें, हेयर का मतलब बाल, ब्रेथ एस्केप, इसके मतलब होता है बचना, ब्रेथ का मतलब होता है बिल्कुल गहराई, दरमियाना। तो इस सहायता के बंदा जो है ना ऐसी मौके पर इसको इस्तेमाल करते हैं कि जहां पर आप बमुश्किल ही किसी जगह से मतलब जो है ना गाड़ी से आप बच गए हो या किसी एक्सीडेंट से आप बचे हो, तो वहां पर बंदा जो है ना इसको यूज कर लेता है।
तो ईडियम्स में ना आपने लफ्ज के ऊपर गौर करना होता है। जब लफ्ज को आप अच्छे तरीके से गौर से पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से उस अल्फाज से ही आपको समझ में आ जाती है आधी बात तो। जी, समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको शायद ये सारे ईडियम्स। यस। जी, तो बेटा आपने ना अब काम ये करना है, आप एक रजिस्टर लें इसके लिए, इंग्लिश के लिए मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा, एक अच्छा से एक रजिस्टर लें और उसके ऊपर आपने जो ना क्या करना है जी, अपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उनको नोट डाउन कर लेना है, अपने नोट्स बनाएं और ईडीएम्स को लिखते जाएं। ईडीएम्स लिखें और उसके बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस उनको लिखें। फिर उसके बाद नरेशन का एक टॉपिक आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा, जिसमें आपके डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होंगे, वो मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा। फिर पीपीएससी और एफपीएससी में जितने भी आपको जो है ना रिपीटेडली जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं एक्टिव वॉइस के हवाले से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से, एडीएम्स के हवाले से, और इसी तरह एनालॉजीज के जो टॉपिक है, मतलब जो वर्ड्स के आपस में जो ना कनेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, एनालॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक तो उसका कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा और उसके साथ साथ जो पास्ट पेपर्स के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विद इन 3 मंथ इंशाल्लाह हर बच्चे की इतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी कि इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन उसके सामने आएगा ना तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यकीन मानेंगे जिस बच्चे को इंग्लिश के बेसिक मतलब ये क्लियर हो जाते हैं ना, तो वो आसानी से मतलब जो है ना उसके जो 10 नंबर का जो पेपर है वो उसको अच्छे तरीके से कर लेता है। और 10 नंबर जो है ना आपको सब, एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है बेटा, बंदा आधा नंबर से भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो जब मैंने मतलब अप्लाई किया था मतलब उसके लिए सीट के लिए, तो हम मतलब ऐसे ही जो है ना वो एक तो डिग्री थी अल्हम्दुलिल्लाह पास, और दूसरा है कि मैं ऐसे ही मतलब जो है ना प्रैक्टिस करता था सब चीज़ों की। बस अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी अच्छी अल्लाह ताला ने एक रिस्पेक्ट बनाई हुई है। तो मकसद कहने का बेटा बात करने का ये है कि आप अगर मेहनत करते हैं ना अच्छी तरीके से, तो आपकी मेहनत को जो है ना वो कोई अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते, उसका रिजल्ट और उसका नतीजा आपको डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। तो आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो बस आपने ये है कि जो है ना अपने इस जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो क्लासेस आपकी चल रही हैं और जो टीचर्स आपको टाइम दे रहे हैं, तो आपने इनको जो है ना सीरियस उसको जो है ना सीरियस होकर अपने जो है ना सारी क्लासेस को अटेंड करना है। और आप मतलब मुख्तलिफ जगहों से आप मतलब माशाल्लाह जुड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बाकी जो है ना असातिज़ा की तो दुआएं जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत कामयाब होती हैं। तो आप बस मेहनत करते जाएं तो इंशाल्लाह जो है ना कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आप इंशाल्लाह सब ही जो है ना अच्छी पोस्ट पर चले जाएंगे। मंजिल बेटा सबके करीब ही है, बस उसको जो है ना तलाश करने में हमें जो है ना वो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अब आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह, आप स्कॉलरी चीजें आपको अच्छे तरीके से मिलती रहेंगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह ताला आप जो है ना आपको आपका हामी और नासिर हो, और अपनी जो है ना वो केयर करें और उसके साथ साथ जो है ना अच्छी अपनी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।